हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ सिविल प्रोसीजर कोड के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके साथ उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूँगी। तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस हैं। दे आर नॉट लाइक द इजी क्वेश्चन कि जिसमें सिर्फ हमें सेक्शंस या ऑर्डर्स पूछे गए हों। तो ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे CPC के MCQ के काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट जितना मेरा नॉलेज है वहाँ पे आपको थोड़े इजी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं इसके साथ इसका रूल ऑर्डर सब कुछ डिस्कस करूँगी। तो वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो 100% ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है। ये बोलता है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लेट डाउन द लॉ रिलेटिंग टू ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेसेस एंड सेक्शन 89 ऑफ द CPC इन द केस ऑफ। तो किस केस में, केस का नाम पूछा गया है कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ADR का प्रोसेस और सेक्शन 89 को लेट डाउन किया था। मतलब किस केस के बाद एक्चुअली सेक्शन 89 इंसर्ट किया गया है और ये बताया गया है कि अब CPC में ADR के लिए भेजना कंपल्सरी है। तो केस का नाम है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरियन बार्के कंस्ट्रक्शन। तो इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करें और खुद अटेम्प्ट करके देखें और फिर आंसर को सुने। तो वो आपका एक टेस्ट टाइप का हो जाएगा और आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अपील अंडर ऑर्डर 43 ऑफ CPC शेल लाई फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स। तो यहाँ पे ऑर्डर 43 में जहाँ पे बताया गया है कि लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स दी गई है कि जिनके अगेंस्ट अपील लाई हो सकती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन सही है जिसके अगेंस्ट जो है जिस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लाई हो सकती है। तो लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर कि कहाँ अपील हो सकती है कहाँ नहीं हो सकती है। तो मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ जिससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फिर भी आपको याद तो करना ही पड़ेगा, बट थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये जानना कि कौन से ऑर्डर्स हैं जिनके अगेंस्ट अपील हो सकती है। आप इसे याद कैसे कर सकते हैं, तो हम देख लेते हैं। पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है रूल 11 ऑफ ऑर्डर 7 रिजेक्टिंग द प्लेंट। दूसरा है रूल 9 ऑफ ऑर्डर 22 रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड द अबेटमेंट और डिसमिसल ऑफ सूट। तीसरा ऑप्शन है रूल 1 ऑफ ऑर्डर 8 नॉट परमिटिंग द डिफेंडेंट टू प्रेजेंट द रिटन स्टेटमेंट। ये पूरा होगा, यहाँ पे इनकार करने का आदेश है। और तीसरा है रूल 5 ऑफ ऑर्डर 14 रिफ्यूजिंग टू स्ट्राइक आउट द इशू एट द इंस्टेंस ऑफ आइदर ऑफ द पार्टीज। तो अब हम देखते हैं ऑर्डर नंबर 43। तो आप अपना बेयरेट खोल सकते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मेरे वीडियोस में जो पिक्सेल्स हैं बहुत क्लियरली ना दिखाई देते हों आपको, मतलब वीडियो बहुत अच्छी क्वालिटी में ना दिखाई देता हो। तो आप एक तो क्वालिटी को मैक्सिमम कर लें, 420 320 जितना भी मैक्सिमम हो पाए उसे कर लें। और दूसरा, अगर आपको तब भी नहीं है तो आप ऑडियो सुन लें और ऑडियो के साथ साथ अपना बेयरेट खोलें, तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा बेयरेट। तो यहाँ पे ऑर्डर 43 है, ये बात करता है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। तो अपील फ्रॉम ऑर्डर्स में जो इसका रूल 1 है यही लिस्ट देता है। तो ये लिस्ट W तक है। तो इसमें अब मैंने आपको बोला कि मैं ट्रिक बताऊंगी। तो ट्रिक ये है कि आप यहाँ पे रूल्स पे ध्यान ना दें, अभी आप सिर्फ पहले याद करने की कोशिश करें कि इसमें ऑर्डर्स कौन कौन से हैं। तो जैसे कि ऑर्डर 7 है पहले, तो फिर ऑर्डर 9 है, ठीक है। तो ऑर्डर 7 से 2 A और C, 2 क्योंकि डिलीट हो गया था B, तो A में आपको ऑर्डर 7 2 बार दिखाई देगा, फिर C में, D में ऑर्डर 9 और F में ऑर्डर 11 दिखाई देगा। तो पहले हो गया ऑर्डर 7, ऑर्डर 9, ऑर्डर 11। ऑर्डर 11 के बाद डायरेक्ट आता है ऑर्डर 21। तो ऑर्डर 11 के बाद से लेके 21 के कोई भी ऑर्डर्स इसमें नहीं दे रखे हैं, तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 9 11 21 आपको 3 बार देखने को मिलेगा, 22 आपको 2 बार देखने को मिलेगा, 25 23 देन 35, आई थिंक 23 नहीं है, 22 है, 25 है, 33 है, 35 है, उसके बाद 38 है,
देन 39 है, देन 40 है, 41 है बस, और 47 है। ओके, सो अगर आप इनको 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ऑर्डर्स याद हो जाएंगे। तो अब हम अपने वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ क्या था, सबसे पहले अपन ने देखा कि ऑर्डर 7 था। तो ऑर्डर 7 जो है वो तो हमारे ऑर्डर नंबर 43 में फॉल करता है, तो इसको अभी आप होल्ड पे रख लें। फिर आता है आपका ऑर्डर 22, तो ऑर्डर 22 भी फॉल करता है। फिर ऑप्शन सी आता है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो फिर आता है ऑर्डर 8, ठीक है। तो ऑर्डर 8 तो है ही नहीं आपके ऑर्डर 41 में, तो इसको तो आप अपेरेंटली कट कर सकते हैं कि ये ऑप्शन तो क्लियर हो ही नहीं सकता, मतलब ये ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। फिर है ऑर्डर 14, तो ऑर्डर 14 भी आपका ऑर्डर 41 में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये भी क्लियर कट कर दे। अब बचे 2 ऑर्डर्स जो हैं, तो इन दोनों में से ही आंसर होगा, मतलब 4 में से आप 2 ऑप्शन तक तो आराम से पहुंच गए। ये ट्रिक थी। अब हम आते हैं ऑर्डर 7 रूल 11 और दूसरा था ऑर्डर 22 रूल 9, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप क्योंकि ये स्टार्टिंग के ही हैं तो थोड़ा सा याद रह सकता है कि ऑर्डर 7 के 2 रूल जो है वो इंक्लूडेड है जिनके अगेंस्ट अपील हो सकती है, 10 और 10A। यहाँ पे 11 नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है और ये ऑप्शन सही है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, फिर से समझ लीजिए कि कौन सा ऐसा ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट ऑर्डर 41 में अपील का प्रावधान दिया हुआ है। तो आंसर होगा ऑर्डर 22 का रूल 9, जो कि कवर होता है आपका पॉइंट नंबर के में, ठीक है, जो कहता है एन ऑर्डर अंडर रूल 9 ऑफ ऑर्डर 22 रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड द अबेटमेंट और डिसमिसल ऑफ अ सूट, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ट्रिक थी, आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे या वो अगर आप चाहें तो एग्जाम के जस्ट पहले पढ़ के जाइए इसको, तो याद रहता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ डिक्री अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट शेल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर अ पीरियड ऑफ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक डिक्री जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट की गई है, वो कितने पीरियड तक, जब तक अनसेटिस्फाइड नहीं रहती उसके बाद ही वो एग्जीक्यूट की जाएगी। मतलब एक पीरियड है उसके बाद ही उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। पीरियड दे रखा है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ्स। तो इसका आपको प्रोविजन देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 82 में। तो ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है नोटिस, जो कि सेक्शन 80 में दिया हुआ है। और यहाँ पे 2 टाइमलाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सेक्शन 80 में 2 महीने की टाइमलाइन दी गई है, हम दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सेक्शन नंबर 80 जो कि नोटिस की बात करता है, ये कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और against a public officer in respect of any act purporting to be done by such public officer in his official capacity until the expiration of 2 months next after notice in writing has been delivered to or left at the office of। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई केस करना है अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई पब्लिक ऑफिसर जिसने अपनी पब्लिक कैपेसिटी में कोई काम किया है, तो उसको आपको पहले 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा और उसके बाद ही केस स्टार्ट होगा। तो ये नोटिस की बात 2 महीने की है। और जो हमारा क्वेश्चन था वो कवर होता है सेक्शन नंबर 82 से। सेक्शन नंबर 82 बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की, और ये कहता है, इसका हम डायरेक्ट सबसेक्शन 2 देखते हैं। ये बोलता है एग्जीक्यूशन शैल नॉट बी इशूड ऑन एनी सच डिक्री अनलेस इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिक्री। जो 3 महीने तक जब अनसेटिस्फाइड होगी उसके बाद ही एग्जीक्यूशन इशू की जाएगी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 3 मंथ्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करता है द ऑब्जेक्ट ऑफ ओरल एग्जामिनेशन अंडर ऑर्डर 10 रूल 2 ऑफ CPCS। तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना ज़रूरी है कि ऑर्डर 10 है क्या, ठीक है। तो कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ सेक्शंस पढ़ के जाते हैं लेकिन ऑर्डर्स जो हैं उनको स्किप कर देते हैं। लेकिन अब जब आप इस पेपर को पूरा, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ऑर्डर्स को स्किप नहीं कर सकते, इनफैक्ट रूल्स को भी स्किप नहीं कर सकते, आपको रूल्स भी पता होने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर 10 रूल 2 का पर्पस या ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है टू एल्यूसिडेट द मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट, दूसरा है टू रिकॉर्ड एविडेंस, तीसरा है टू सिक्योर एडमिशंस और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो अब हम देख लेते हैं ऑर्डर 10 रूल 2 कहता क्या है।
तो ऑर्डर 10 जो है वो ओरल एग्जामिनेशन की बात करता है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी बाय द कोर्ट की बात करता है, और ऑर्डर नंबर जो रूल नंबर 2 है वो ओरल एग्जामिनेशन की बात करता है। ठीक है, किसका, पार्टी का या कंपेनियन ऑफ पार्टी का। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे इसका सबसे सब रूल का, रूल 2 का सब रूल 1, तो ये बोलता है एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट द कोर्ट, आई होप आपको दिख रहा है, shall with a view to elucidating matters in controversy in the suit examine orally such of the parties to the suit appearing in person or present in court as it deems fit, and तो जो ऑब्जेक्ट है वो है एल्यूसिडेटिंग मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी इन द सूट, मतलब जो भी मैटर कॉन्ट्रोवर्सी में है उसको पता करना इस ओरल एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो डायरेक्ट यहीं से लाइन उठा के आपको एग्जाम में पूछ ली गई थी, तो यहाँ पे आंसर होगा टू एल्यूसिडेट द मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। ये बात करता है प्रोविजन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टे डिक्री इज। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड है, बहुत जुडिशरी में पूछा जाता है कि सेटिंग असाइड एक्स पार्टे डिक्री का प्रोविजन कहाँ दे रखा है। ऑप्शन ए है ऑर्डर 9 रूल 7, ऑप्शन बी ऑर्डर 9 रूल 9, ऑप्शन सी ऑर्डर 9 रूल 13, ऑप्शन डी ऑर्डर 9 रूल 8। तो आंसर होगा ऑर्डर 9 रूल 13, ये मोस्टली आप सबको पता ही होगा, तो इसका मैं आपको प्रोविजन नहीं दिखाती। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो बोलता है अंडर सेक्शन 13 ऑफ CPC अ फॉरेन जजमेंट कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो यहाँ पे 4 ग्राउंड्स दे रखे हैं, 3 हैं और लास्ट तो ऑल ऑफ दीज है, तो 3 ग्राउंड्स दे रखे हैं और पूछा है कि इस तीनों में से कौन सा ऐसा ग्राउंड है जिस पे सेक्शन 13 में फॉरेन जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ये बोलता है पहला कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट प्रोनाउंसिंग द जजमेंट, दूसरा बीइंग ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, तीसरा सस्टेनिंग अ क्लेम फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ लॉ एनफोर्स इन इंडिया, चौथा ऑल ऑफ दीज। तो हम देखते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 और जो 14 है ये दोनों मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। सेक्शन 13 जो है ये बोलता है व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। तो कहाँ पे फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या बोलता है। अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव as to any matter thereby directly adjudicated upon between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title except। तो ये 6 ग्राउंड्स दे रखे हैं, इनके अलावा जो है वो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होगा। अब कब कंक्लूसिव नहीं होगा वो ग्राउंड्स देख लेते हैं। पहला बोलता है वेयर इट हैज़ नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, दूसरा बोलता है where it has not been given on the merits of the case, तीसरा बोलता है where it appears on the face of the proceedings to be founded on an incorrect view of international law or a refusal to recognize the law of India in cases in which such law is applicable, D बोलता है where the proceedings in which the judgment was obtained are opposed to natural justice, option E where it has been obtained by fraud, option F where it sustained a claim founded on a breach of any law in force in India। तो ये ग्राउंड्स हैं जहाँ पे फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगा। अब हमारे जो ऑप्शंस थे यहाँ पे पहला था कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट प्रोनाउंसिंग द जजमेंट। तो अगर कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट प्रोनाउंसिंग दी जजमेंट का ग्राउंड लिया गया है तो वहाँ पे फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगा। ये ऑप्शन पॉइंट नंबर ए में देखने को मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे पूछा था कहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, तो इस पे तो चैलेंज किया जा सकता है। दूसरा है बीइंग ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, ये आपको देखने को मिलेगा ई में, तो यहाँ पे भी चैलेंज किया जा सकता है। फिर देखने को मिलेगा सस्टेनिंग अ क्लेम फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ लॉ इन इंडिया, तो ये आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन एफ में, पॉइंट एफ में। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इन तीनों ग्राउंड्स पे फॉरेन जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। अब मैंने आपको बाकी पॉइंट्स भी रीड कर दिए हैं, इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है
द प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक डिनायल इज प्रोवाइडेड। स्पेसिफिक डिनायल का प्रोविजन कहाँ दे रखा है? तो ये 4 ऑप्शन है, रूल 2 and 4 ऑफ ऑर्डर 8, रूल 1 and 6 ऑफ ऑर्डर 8, रूल 3 and 5 ऑफ ऑर्डर 8 एंड रूल 7 and 9 ऑफ ऑर्डर 8। तो ऑर्डर 8 के कौन से रूल में स्पेसिफिक डिनायल का प्रोविजन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम ऑर्डर 8 देख लेते हैं। ऑर्डर 8 कहता है, ऑर्डर 8 आप लोगों को पता होगा, ये रिटन स्टेटमेंट सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम की बात करता है। और यहाँ पे जब आप इसका रूल 3 देखेंगे, ये बात करता है डिनायल टू बी स्पेसिफिक। रूल 3 बोलता है डिनायल टू बी स्पेसिफिक। अब डिनायल टू बी स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, तो हम इसको रीड करते फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इट शैल नॉट बी सफिशिएंट फॉर द डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट टू डिनाई जनरली द ग्राउंड्स alleged by the plaintiff, but the defendant must deal specifically with each allegation of fact of which he does not admit the truth except damages। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब जो डिफेंडेंट है अपना रिटन स्टेटमेंट देता है तो उसमें जो प्लेंटिफ की कही गई बातें हैं उसको जो है स्पेसिफिकली डिनाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करेगा तो उसको मान लिया जाएगा कि उसने एडमिट किया है, एक्सेप्ट डैमेजेस। और दूसरा जो रूल है इसी की बात करता है, ये है रूल नंबर 5। ये बोलता है स्पेसिफिक डिनायल, एक्सक्यूज मी, ओके, रूल नंबर 5 कहता है every allegations of fact in the plaint if not denied specifically or by necessary implication or stated to be not admitted in the pleading of the defendant shall be taken to be admitted except as against a person under disability। तो जो मैंने वहाँ पे आपको बात की, जो रूल नंबर 3 था वो कहता था कि आपको डिनाई करना पड़ेगा स्पेसिफिकली, और रूल नंबर 5 यहाँ पे बात कहता है कि अगर आप डिनाई नहीं करोगे तो उसको एडमिटेड मान लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका सी, विच इज इन रूल नंबर 3 and 5 ऑफ ऑर्डर 8 द प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक डिनायल इज प्रोवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कोर्ट the court can issue a commission for scientific investigation under। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की कमीशन जो है वो कहाँ इशू होगी? पहला ऑप्शन है रूल 10A ऑफ ऑर्डर 26, दूसरा ऑप्शन है रूल 10B ऑफ ऑर्डर 26, तीसरा ऑप्शन है रूल 10C ऑफ ऑर्डर 26 और चौथा ऑप्शन है रूल 11 ऑफ ऑर्डर 26। अब हम ऑर्डर 26 देख लेते हैं, वहाँ पे देखते हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात कहाँ दे रखी है। तो ऑर्डर 26 जो है ये कमीशन की बात करता है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन की बात कहाँ दे रखी है? तो ऑर्डर नंबर 26 जो है ये कमीशन की बात करता है, और यहाँ पे ये हेडिंग्स भी इम्पॉर्टेंट है कि किस किस चीज़ के लिए कमीशन इशू हो सकती है। तो पहला कमीशन टू एग्जामिन विटनेस हो सकती है, दूसरा आपका कमीशन फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, तीसरा कमीशन फॉर सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है इशू, चौथा कमीशन टू एग्जामिन अकाउंट हो सकती है, फिर कमीशन टू मेक पार्टीशन हो सकती है। और यहीं पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का कौन सा रूल है, तो रूल नंबर 10A बात करता है जो कि हेडिंग के अंदर आता है सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, वहाँ पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की कमीशन इशू हो सकती है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा रूल 10A ऑफ ऑर्डर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बोलता है अंडर विच प्रोविजन द सिविल प्रोसीजर कोड एन ऑर्डर ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन मे बी डिस्चार्ज, वेरीड और सेट असाइड। तो कौन सा प्रोविजन है जहाँ पे टेम्पररी इंजंक्शन का ऑर्डर डिस्चार्ज, वेरी या सेट असाइड किया जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं रूल नंबर 7 ऑफ ऑर्डर 39, रूल 2A ऑफ ऑर्डर 39, रूल 9 ऑफ ऑर्डर 39 और रूल 4 ऑफ ऑर्डर 39। तो यहाँ पे हम ऑर्डर 39 देख लेते हैं। ऑर्डर 39 जो है वो आपका टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर की बात करता है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था कि कौन सा रूल है जहाँ पे
ऑर्डर पास किया जा सकता है इंजंक्शन को डिस्चार्ज, वैलिड या सेट असाइड करने का, तो वो है रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 में ऑर्डर पास किया जा सकता है इंजंक्शन को डिस्चार्ज, वेरी या सेट असाइड करने का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये बोलता है हु हैज़ राइट टू मेक द एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर अंडर सेक्शन 152 ऑफ CPC। अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट का एप्लीकेशन देने का किसके पास राइट है सेक्शन नंबर 152 CPC में? तो ऑप्शन है पर्सन अग्रीव्ड, दूसरा ऑप्शन है पर्सन अग्रीव्ड विद परमिशन ऑफ कोर्ट, तीसरा ऑप्शन है एनी ऑफ द पार्टी और चौथा है गवर्नमेंट प्लीडर। तो हम देख लेते हैं सेक्शन नंबर 152 जो कि मिसलेनियस के चैप्टर में आता है, लास्ट जो चैप्टर है सेक्शंस का वहाँ पे आता है, और जिसमें बात करें तो 132 से मिसलेनियस चैप्टर स्टार्ट होता है और टोटल जो सेक्शंस हैं वो हैं 158 CPC में। और यहाँ पे सेक्शन नंबर 152 कहता है कि जो अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर्स, क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक इन जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर और एरर अराइजिंग देयर इन फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन में at any stage be corrected by the court either of its own motion or on the application of any of the parties। तो यहाँ पे कोई भी पार्टी इसके लिए एप्लीकेशन दे सकती है कि आप क्लैरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक जो जजमेंट या डिक्री या ऑर्डर्स में हुई है रिलेटेड टू एक्सीडेंटल स्लिप या ओमिशन, उसको ठीक कीजिए। तो यहाँ पे आंसर होगा C, एनी ऑफ द पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये कहता है द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ गार्जियन एड लिटम। ऑप्शंस आर फॉर अ माइनर प्लेंटिफ ओनली, फॉर अ माइनर डिफेंडेंट ओनली, तीसरा फॉर प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट बोथ, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो कोर्ट है वो गार्जियन एड लिटम किसके लिए अपॉइंट करेगा, माइनर के, प्लेंटिफ माइनर के लिए या माइनर डिफेंडेंट है तब। तो अगर माइनर प्लेंटिफ होता है तो वहाँ पे नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के द्वारा, और ये आपको प्रोविजन देखने को मिलेगा ऑर्डर नंबर 32 के रूल 1 में। और जब जो माइनर है वो डिफेंडेंट होता है तो गार्जियन एट लिटम अपॉइंट किया जाता है, और इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि जब माइनर डिफेंडेंट है तब गार्जियन एट लिटम अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर अ सूट इज डिसमिस्ड अंडर रूल 2 और 3 ऑफ ऑर्डर 9 ऑफ CPC। अगर रूल नंबर 2 या 3 में ऑर्डर 9 ऑफ CPC में सूट डिसमिस हो गया है तो क्या किया जा सकता है? प्लेंटिफ इज बार्ड फ्रॉम फाइलिंग फ्रेश सूट, दूसरा ऑप्शन ओनली रेमेडी विद द प्लेंटिफ इज टू सीक सेटिंग असाइड ऑफ सच ऑर्डर, तीसरा ऑप्शन द ओनली रेमेडी इज टू ब्रिंग फ्रेश सूट, चौथा ऑप्शन प्लेंटिफ में सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन ब्रिंग अ फ्रेश सूट और ही में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट द डिसमिसल असाइड। तो अगर आपने मेरा इसके पहले एक मैंने वीडियो बनाया था CPC के MCQs का, वो वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और वहाँ पे मैंने आपको प्रोविज़न भी दिखाया था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं प्रोविज़न नहीं दिखा रही हूँ, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कशन की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी सूट डिसमिस होता है रूल 2 में या रूल 3 ऑफ ऑर्डर 9 में, तो वहाँ पे जो प्लेंटिफ होता है वो फ्रेश सूट ला सकता है सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन। अगर लिमिटेशन पीरियड है तो उसको फ्रेश सूट लाने के लिए बार नहीं है, और ये आपको मिलेगा, या फिर वो अप्लाई कर सकता है कि जो इसके पहले जिस ऑर्डर हुआ है उसको डिसमिस किया जाए। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, और ये प्रोविजन इसका आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, ये बात करता है कि एट द स्टेज ऑफ एविडेंस counsel of plaintiff filed an application for adjournment which was rejected and the suit was dismissed for want of evidence, plaintiff has a remedy to file। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एविडेंस की स्टेज पे जो प्लेंटिफ का काउंसिल है उसने एप्लीकेशन फॉर adjournment फाइल की और वो रिजेक्ट हो गई, ठीक है, और सूट डिसमिस हो गया, ओके, फॉर वांट ऑफ एविडेंस। प्लेंटिफ के पास अब क्या रेमेडी है? क्या वो फ्रेश सूट ला सकता है,
क्या वो फर्स्ट अपील कर सकता है, क्या वो एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 9 में एप्लीकेशन ला सकता है या रिवीजन कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो है एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 9। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। हम देखते हैं ऑर्डर 9 रूल 9। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो ऑर्डर 9 रूल 4 से था, ठीक है। और अब जो क्वेश्चन है वो है ऑर्डर 9 रूल 9 से। तो ऑर्डर 9 कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ से आप समझ लोगे कि एक ही पेपर में दो दो क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऑर्डर 9 रूल 9 क्या कहता है, डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार्स द फ्रेश सूट। तो यहाँ पे कहता है वेयर अ सूट इज होली और पार्टली डिसमिस्ड अंडर रूल 8। अब रूल 8 क्या कहता है, प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट ओनली अपीयर्स द प्लेंटिफ शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देख रहे होगे तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अगर एविडेंस स्टेज पे जो प्लेंटिफ का काउंसिल है वो एक एप्लीकेशन फाइल करता है, ठीक है, फॉर एडजर्नमेंट के लिए, लेकिन वो एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती है, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा कि प्लेंटिफ आया ही नहीं, सिर्फ डिफेंडेंट आया, ये माना जाएगा। तो इस पर क्या अप्लाई होगा, रूल नंबर 8 अप्लाई होगा, जहाँ पे ये दिया गया है कि प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा जब सिर्फ डिफेंडेंट आया है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में ऑर्डर 9 कहता है कि जब सिर्फ डिफेंडेंट आया है तो वहाँ पे फ्रेश सूट बार्ड होता है, लेकिन वहाँ पे ऑर्डर फॉर सेट द डिसमिसल असाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई जाएगी ऑर्डर 9 रूल 9 की। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तभी आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई होप आपको दिख रहा है, ओके, लेट मी एडजस्ट, ओके। इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग बिफोर ट्रायल कोर्ट अ पर्सन फाइल्ड एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 रूल 97 CPC on ground that he was bona fide purchaser of suit property. His objection options are: is maintainable because he has bona fide purchaser, or is not maintainable because his lease pendants prohibits a party from dealing with property which is the subject matter of suit. तीसरा is maintainable because he has not filed independent suit. चौथा can be heard only if party permits. तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन ऑर्डर नंबर 21 रूल 97 से पूछा गया है, इसलिए हम ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 97 पहले देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ऑर्डर नंबर 21 जो कि सबसे बड़ा ऑर्डर है जिसमें 106 रूल्स हैं, उसका रूल नंबर 97 बोलता है रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। Where the holder of a decree for the possession of immovable property or the purchaser of any such property sold in execution of a decree is resisted or obstructed by any person obtaining possession of the property, he may make an application to the court complaining of such resistance or obstruction। मतलब डिक्री पास हो गई, उसका एग्जीक्यूशन चल रहा है और वहाँ पे कोई व्यक्ति उस एग्जीक्यूशन को रेजिस्ट करता है, तो वहाँ पे कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। तो कोई रेजिस्ट कर रहा है या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। अब वापस से हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोलता है ना, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग बिफोर ट्रायल कोर्ट अ पर्सन फाइल एप्लीकेशन अंडर 2197 on the ground that he was bona fide purchaser of suit property. His objection, तो उसके ऑब्जेक्शन का क्या किया जाएगा, मतलब एक व्यक्ति है जिसने एक एप्लीकेशन लगाई है ऑर्डर 21 रूल 97 में कि कोई व्यक्ति ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है मेरे एग्जीक्यूशन को, तो वहाँ पे ऐसा और ये कह के लगाई है कि एप्लीकेशन ये लगाई गई है कि मैं उस प्रॉपर्टी का बोनाफाइडी परचेसर हूँ। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक ए और बी के बीच में एक सूट था, वो सूट डिसाइड हुआ, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन चल रहा है और वहाँ पे तीसरा व्यक्ति आके कहता है कि इस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट ना किया जाए क्योंकि मैं इसका बोनाफाइडी परचेसर हूँ, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी है उस पर लीज पेंडेंस का रूल अप्लाई किया जाएगा क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है अभी उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट अभी भी है, मतलब उसका फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है। मतलब ड्यूरिंग द पेंडेंसी, लीज पेंडेंस का मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट आप उसको खरीद बेच नहीं सकते हैं, तो वो मेंटेनेबल नहीं होगा। इट इज नॉट मेंटेनेबल बिकॉज हिज लीज पेंडेंस प्रोहिबिट अ पार्टी फ्रॉम डीलिंग विद प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। अब यहाँ पे जो कि प्रॉपर्टी है जिसका एग्जीक्यूशन होना है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है और उस पर लीज पेंडेंस का सिद्धांत जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस एप्लीकेबल होगा, इसलिए वो मेंटेनेबल नहीं होगा। तो
यहाँ पे आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोलता है, लीगल प्रोविजन फॉर रिस्टोरिंग a party on the modification, variation or reversal of a decree what has been lost to him in execution of decree or in direct consequence of decree is application under 114 CPC, application under 115 CPC, application under 144 CPC, appeal under section 96 of the CPC। तो यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी बात की जा रही है, और यहाँ पे हम देखते हैं सेक्शन नंबर 144 जो कि रेस्टिट्यूशन की बात करता है, और वो कहता है एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन, इसे पुनर्स्थापन का सिद्धांत भी बोला जाता है हिंदी में। तो यहाँ कहा जाता है, लेट मी रीड द प्रोविजन फॉर यू, वेयर एंड इन सो फार एज अ डिक्री और एन ऑर्डर इज वेरीड और रिवर्स्ड और इन एनी अपील, रिवीजन और अदर प्रोसीडिंग इज or is set aside or modified in any suit instituted for the purpose, the court which passed the decree or order shall on the application of any party entitled in any benefit by the way of restitution or otherwise cause such restitution to be made as will so far as may be place the party in the position which they could have occupied but for such decree or order or such part thereof as has been varied, reversed, set aside or modified, and for this purpose the court may make an orders including orders for the refund of cost and for the payment of interest, damages, compensation and money profit which are properly consequential on such variation, reversion, setting aside or modification of the decree or order। तो यहाँ पे अगर कोई भी डिक्री, कोई भी ऑर्डर, ठीक है, वो अगर अपील में जाके, रिवीजन में जाके या किसी अदर प्रोसीडिंग में जाके वेरी या रिवर्स हो जाता है, ठीक है, मतलब सपोज ए और बी के बीच में डिस्प्यूट था, पहले इन द फेवर ऑफ ए डिसीजन आया और बाद में अपील में जाके इन द फेवर ऑफ बी डिसीजन आया, तो वहाँ पे जो भी ऑर्डर है उसे वेरी किया जा सकता है, उसे मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है, और जो भी व्यक्ति अब जिस एंटाइटल्ड है उसको रिफंड ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, डैमेजेस दिया जाएगा, कॉम्पनसेशन, और कोई मैंने प्रॉफिट बनता है तो वो भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही था कि लीगल प्रोविजन फॉर रिस्टोरिंग टू अ पार्टी ऑन द मॉडिफिकेशन, वेरिएशन और रिवर्सल ऑफ अ डिक्री what has been lost to him in execution of decree or in direct consequential thereof। तो आंसर होगा 144 में, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किए सीपीसी की कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अगर आपको और एमसीक्यूज अच्छे आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, और अगर आपको और सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ देखने हैं या सीपीसी के ही और एमसीक्यूज़ के लेक्चर्स देखने हैं, तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और आपको मेरे चैनल पे मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड के 20+ वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं, और एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के भी काफ़ी वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।